हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीटा कैटनिन के बारे में। बीटा कैटनिन का रोल क्या होता है और बीटा कैटनिन क्या होता है। देखिए, बीटा कैटनिन क्या है। बीटा कैटनिन एक क्या है, मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है दैट एक्ट एज एन एंकर फॉर सेल मेम्ब्रेन कैडरिन्स और एज अ न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ये जाननी है कि जो बीटा कैटनिन है ये खुद ब खुद क्या है, एक प्रोटीन होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, जीन्स को एक्टिवेट करती है। कुछ और प्रोटीन्स को क्या करेगी, वो जाके रिप्रेशर जैसे हो गया उसको एक्टिवेट करती है, यानी जीन्स को एक्टिवेट करती है। और उसके बाद क्या करती है, वो जीन्स क्या बनाएंगी, कुछ प्रोटीन्स बनाती हैं। और फिर वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो डॉर्सल टिश्यूज़ में जो लेयर्स या कह लीजिए ऑर्गन्स बनना होता है, उनको बनने में ये बीटा कैटनिन क्या करती हैं, मदद करती हैं। अगर थोड़ा सा ऐसे समझें, आसान तरीके से अगर आप समझना चाहें, तो बीटा कैटनिन डॉर्सल टिश्यूज़ को बनने में मदद करती हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं इस फिगर से। इस फिगर में क्या दे रहा है, फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है कि स्पर्म की एंट्री हुई और ये क्या है, एग है। जब स्पर्म की एंट्री हो रही है तो यहाँ पे इसके कुछ अपोजिट में ही देखिए क्या है, ये डिसेबल्ड प्रोटीन है। पूरे तो अभी नहीं दिख रहे अपोजिट में, लेकिन आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, डिसेबल्ड प्रोटीन है। अब इस स्पर्म के एंट्री के बाद क्या हो रहा है, चेंज एग में, हम ये देखते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, कॉर्टिकल रोटेशन हो रहा है। स्पर्म की एंट्री यहाँ से हुई थी, यहाँ डिसेबल्ड प्रोटीन था, तो अब ये जो डिसेबल्ड प्रोटीन है इनका ये क्या हो गया, ये मूव करके इधर आ गए। तो ये जो रीज़न जिधर पे स्पर्म की एंट्री हुई थी वो हो गया वी, और ये जो रीज़न हो गया डी। ठीक है, और इसी डी रीज़न में क्या है, डिसेबल्ड प्रोटीन प्रेजेंट है। तो समझ में आ गई बात कि जिधर स्पर्म की एंट्री हुई वो हो गया वी रीज़न, उसके जो अपोजिट रीज़न हो गया वो हो गया डी, और यहाँ पर डिसेबल्ड प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि इसके बाद क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके बाद आप ये देखेंगे कि डॉर्सल इनरिचमेंट ऑफ डीएसएच, यानी कि यहाँ पे जो डॉर्सल साइड है इस एग का, यहाँ पे जो डिसेबल्ड प्रोटीन है, जहाँ पे इसका ब्लू कलर आपको ज़्यादा दिख रहा है, ये बता रहा है ब्लू कलर डार्क ज़्यादा होने का, कि यहाँ पे डीएसएच प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये वेंट्रल की साइड में आप इधर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है डिसेबल्ड प्रोटीन का। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि वेंट्रल रीजन वी रीजन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है। डी में तो आपको समझ में आ गया, डीएसएच प्रेजेंट था। अब हम जानेंगे वी रीजन में कौन सा प्रेजेंट है, वी साइड में। तो अब इस फिगर में बता रहा है डॉर्सल इनहिबिशन ऑफ GSK3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डॉर्सल रीजन में क्या हो रहा है, GSK3 को रोक दिया जा रहा है। कौन रोक रहा है बनने से, DSH बोल रहा है। अब कह कौन रहा है, DSH से बोल रहा है WNT पाथवे, आपने पढ़ा होगा। इस पाथवे से क्या होता है कि दो प्रोटीन होती हैं, एक होता है GBP जिसको बोलते हैं GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन। GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन इसलिए बोलते हैं इसको, बाइंडिंग प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसको बाइंड करता है, GSK3, जो वी रीजन में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये जो VNT जो होता है, ठीक है, ये जो VNT होता है, ये VNT क्या कहता है, ये कहता है GBP प्लस DSH दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों साथ में हो जाओ। हाँ, एसोसिएट होने को बोलता है, और बोलता है कि तुम दोनों को बीटा कैटनिन को ख़त्म होने नहीं देना है।
ठीक है। तो अब क्या होता है, जो बीटा कैटनिन होता है वो क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं हो पाता है GSK3 के प्रेजेंस में भी। क्यों? क्योंकि GSK3 को किसने बाइंड कर रखा है, DSH प्रोटीन ने बाइंड कर रखा है। देखिए वी रीजन पे क्या है, वी साइड पे कि GSK3 का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये जो GSK3 होते हैं जिसको कि बोला जाता है ग्लाइकोजन, इनको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजन बोला जाता है, सिंथेटेज बोला जाता है, काइनेज 3 बोला जाता है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज 3, ठीक है। तो ये जो होते हैं GSK3, ये बीटा कैटनिन को कभी बनने नहीं देते हैं, ये हमेशा इसको डिग्रेड कर देते हैं। और ये वी रीजन पे जो है, वी साइड पे आपको क्या मिलेगा, लेकिन जो डी साइड जो होता है, डोर्सल साइड होता है, यहाँ पे आपको GSK3 एक्टिव नहीं मिलता है, क्योंकि इनको क्या करता है, DSH पकड़ लेता है और बीटा कैटनिन बन पाता है इसकी वजह से। तो GSK3 की डोर्सल साइड में नहीं चलती है, इनकी सिर्फ वेंट्रल साइड में चलती है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो डोर्सल साइड होता है यहाँ पे बीटा कैटनिन का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, जबकि वी साइड पे जो है बीटा कैटनिन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलता है। ये GSK3 क्या करते हैं, इनको डिग्रेड कर देते हैं। तो इससे क्या समझ में आई बात कि GSK3 जो होता है ये हमेशा बीटा कैटनिन को मारेगा। इसका मतलब जहाँ GSK3 होगा वहाँ बीटा कैटनिन नहीं होगा, जहाँ बीटा कैटनिन होगा वहाँ GSK3 जो है काम नहीं करेगा, उसको DSH बाइंड कर लेता है। अब ये DSH होते कहाँ हैं ये भी जान लीजिए। ये जो DSH होते हैं, जब एक देखेंगे वहाँ का, उसमें जो होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे देखेंगे आप माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे एक काइनेसिन प्रेजेंट होता है प्रोटीन, और उसी काइनेस पे GBP जो मैंने अभी आपको बताया और DSH दोनों क्या होते हैं, उसी में एग में ये दोनों क्या होते हैं, इस माइक्रोट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होते हैं, लगे होते हैं, एसोसिएट होते हैं, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, GSK3 को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बाइंड कर लेते हैं। उनके काम, जो उनका काम होता है बीटा कैटनिन को बांधने का, वो नहीं उसको बाइंड कर पाते हैं GSK3, और इस तरीके से बीटा कैटनिन डोर्सल साइड पे बन लेता है, ठीक है, बन जाता है। अब हम ये जानेंगे कि जब बीटा कैटनिन डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है और इधर वी रीजन पे नहीं, वी साइड पे नहीं प्रेजेंट है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है सेल की एक्टिविटी पे, ये हम जानेंगे नेक्स्ट फिगर में। इधर देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डोर्सल एनरिचमेंट ऑफ बीटा कैटनिन। तो इधर क्यों नहीं बना बीटा कैटनिन, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, GSK3 प्रेजेंट था। और यहाँ पे क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ GSK3 को किसने बाइंड कर रखा था, इनका काम कौन रोक रखा था, DSH ने, ठीक है। तो ये रीज़न था। तो ये आपको दिखा कि यहाँ की न्यूक्लियाई में बीटा कैटनिन है D में, लेकिन V में नहीं है। अब हम ये जानेंगे कि इनकी एक्टिविटी कैसे, और सारी एक्टिविटी मतलब और सारे फंक्शन को कैसे ये रेगुलेट करती हैं, ये हम जानेंगे इस नेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है, फिगर में। इस फिगर में आप क्या देख रहे होंगे कि एक साइड आपको क्या दिख रहा है, बीटा कैटनिन डिग्रेडेड है और इधर क्या है, स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। जब यहाँ पे बीटा कैटनिन क्या है, नहीं है, और यहाँ बीटा कैटनिन है, जब नहीं है तो यहाँ पे देखिए जो TCF3 प्रोटीन्स है ये रिप्रेस्ड हैं। तो जो ये सियामो जीन जो करके हैं, ये जीन काम नहीं कर पा रहे, इनको जो प्रोटीन बनानी है वो प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जब बीटा कैटनिन इधर से रिलीज़ हो गया डोर्सल साइड से, तो ये क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। अब ये जो सियामो करके जीन जो हैं ये क्या करेंगे, ये अपनी प्रोटीन बना लेंगे। अब इनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है, ये अपनी प्रोटीन बना लिया। अब ये प्रोटीन क्या करेगी, फर्दर दूसरी प्रोटीन को बनाने में मदद कर रही है, ठीक है, ग्लूकोसाइड प्रोटीन इसको बनाने में मदद कर रही है, फिर ये प्रोटीन किसी और जगह मदद करेगी। इस तरह से करके क्या होगा कि बहुत सारे जो हैं प्रोटीन बनेंगे, बहुत सारे जीन एक्टिवेट होंगे, और इस तरीके से डोर्सल टिश्यूज़ में लेयर या ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो में आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि
GSK3 जहाँ पे होगा वहाँ बीटा कैटनिन नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पे DSH होगा वहाँ पे क्या होगा, बीटा कैटनिन होगा, ठीक है। और ये हमेशा डॉर्सल साइड में आपको मिलेंगे बीटा कैटनिन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। लेकिन अभी ये कहानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की ख़त्म नहीं होती है, अभी और भी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और भी सारी वीडियोज़ जा सके, आप पढ़ सकें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। मेरी पूरी वीडियो को सुनने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।